हे गाइस, रोनो केंशिन एनिमे के एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एक तरफ तो मिसाओ पीछा करते करते केंशिन के साथ एक ऐसे गांव में पहुंच चुकी है जहां पे शिनशिन के आदमियों ने मौत का रंगनाच चालू कर रखा है। वहीं अपना पुलिस वाला भी वहां पे आ चुका है जिसका नाम था गोजो फुजितारो। और अब स्टोरी में आगे मिसा यहाँ पे देखती है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि कॉप गोजो फुजितारो था। और उसके माइंड में आता है क्या हिमरो का जानता है। और यहाँ पे उसको ध्यान आता है कि केंशिन वहाँ अकेले सबसे लड़ रहा था। जब मिसा नोटिस करती है कि केंशिन की अभी तक सांस भी नहीं फूली है और उसने इतने सारे लोगों को बिछा दिया जमीन पर। वहीं गोजो फुजितारो आगे बढ़ के उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करने लगे हो, मैं तो तुम्हें क्योटो जाने के लिए। केंशिन इसे यहाँ देखकर इसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में गोजो कहता है कि मेरे आदमी ने मुझे बताया कि शिशिरो इस गांव में हो सकता है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन मैंने देखा कि तुम यहाँ पर पहले से आए हुए हो और मुझे शिशिरो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिला। जहाँ पर केंशिन से बताता है इस बच्चे का भाई वो पुलिस का खुफिया जासूस था जिसने तुम्हें शायद इन्फॉर्मेशन दी होगी। जब इस बच्चे का नाम सुन के उसे नोटिस करता है और कहता है इसका बड़ा भाई सिंगत्सु से ही था और हो सकता है इसीलिए उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी जो उसने मुझे दी, और इसीलिए मैंने उसे यहाँ भेजा भी था ताकि वो बिना किसी के पकड़ में आए यहाँ पे आराम से आ सके और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि वो पकड़ा गया और उसने सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश की। वही बैकग्राउंड में हम उसकी कब्र को भी देख पाते हैं जहाँ पे गोजो कह रहा होता है कि उस बेवकूफ को मेरे आने तक का वेट करना चाहिए था। जैसे सुनकर उसके छोटे भाई को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जहाँ पास खड़ी मिसाओ भी उससे कहती है कि तुम ऐसे मरे हुए आदमी के बारे में कैसा बोल सकते हो। और अब गोजो इसे भी नोटिस करता है कि ये भी यहाँ पे थी और उसको एक कनाव से देखने में लगती है और उसे कहता है कि छोटी सी तेज लड़की कौन है। जैसे सुनकर ये और भी ज्यादा चिढ़ जाती है, अपनी सारी कुनाई को उसकी तरफ कर देती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जब केंशिन बीच में आ जाता है समझाता है कि ऐसा ही है और कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इनकी लाशों को नीचे उतारे और शोक मनाने दे इस बच्चे को। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कर पाते गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग वहां जाते हैं जो ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं तुम उन्हें से नीचे नहीं उतार सकते। वो बूढ़ा ने एक्सप्लेन करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो सेंकाकू हमें छोड़ेगा नहीं। हम आसपास खड़े लोगों के चेहरों पे भी डर देख पाते हैं तो कहते हैं हम उसके सामने कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस उनको मिसाओ गुस्सा होकर उनसे कहती है कि तुम्हारे गांव से ही थे ना, तुम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। उन्हें धिक्कारती है कि तुम सेंकाकू को अभी भी कैसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि कैसे उसकी बात को मानना ही हमारी जिंदगी है और उसके किसी भी ऑर्डर को ना मानने से हम सब मरने वाले हैं। हम देख पाते हैं आसपास के गांव कैसे जले हुए थे और घर टूटे हुए थे और यही गांव के लिए अच्छा भी होगा क्योंकि इसी से गांव बना रहेगा। और इनमें से बाहरी लोगों को और मिशिमा लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ इजी को भी यही एडवाइस देते हैं। जैसे सुनकर मिसा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन गोजो उसके सर पे हाथ रख के उसे समझाता है कि शांत हो जाओ लड़की। गोजो गुस्से में अपनी सिगरेट जमीन में फेंक देता है और इनसे कहता है कि तुम जानवर की तरह अपनी जान ही बचा सकते हो, सिर्फ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है। लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे जैसे पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम बाहर लोग कुछ नहीं जानते, और इन्हें वो बॉडी नीचे उतारने से मना कर देते हैं। जैसे सुनकर केंशिन कहीं जाने लगता है जिसे मिसाओ रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन केंशिन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन दोनों लाशों को नीचे उतारने लगता है। गांव वाले पहले से भी ज्यादा डर जाते हैं। जहाँ मिसाओ खुश होती है देख के केंशिन अभी भी चीज कर रहा है। जहाँ पास खड़ा गोजो केंशिन से कहता है कि जो इस गांव का हाल हुआ है वही हाल पूरे जापान का होगा अगर शिशु अपने प्लान में कामयाब हो गया। जहाँ पे गांव के लोग वहां से भागने लगने कह के इस गांव का जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम ही उनके खून के जिम्मेदार होगे। जहाँ गोजो कहता है कि जब भी इस तरीके का वायलेंस किया जाता है तो मामूली लोग उनके सामने अपने घुटने टेक देते हैं तो अपनी सारी इज्जत अपने सारी स्वाभिमान को छोड़कर सिर्फ जानवर की तरफ अपनी जान बचाते हैं। जहाँ केंशिन उससे पूछता है तो क्या इस गाँव को सही में सरकार ने छोड़ दिया है, जिसपे गोजो कहता है सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे और भी ऐसे दसों गाँव है जहाँ पर शिष्यों को लोग अपना भगवान मानते हैं और उन सभी पे शिशुओं का कब्जा है और उसी के कानून चलते हैं। और जो भी पुलिस उन गांव को वापस से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी वो से भी वापस आ चुकी है। तो सुनकर मिसाओ कहती है कि तुम लोग उन्हें ऐसे छोड़ कह सकते हो और तुम उन्हें बचाते क्यों नहीं। जिसपे गोजो आगे एक्सप्लेन करता है कि अगर हम आर्मी को एक ही बार में इतनी सारी जगह पे भेजेंगे तो सामने वाले बाहर की ताकतों को, जो कि विदेशी ताकतें हम पे हमला करने के लिए वेट कर रही है, समझ जाएगी अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और जापान उतना स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए था। और इसी कारण से पुलिस जो चीज नहीं कर सकती वो काम करने के लिए आर्मी को भी नहीं उतार सकते और गवर्नमेंट इन्हें कोई परमिशन भी नहीं दे रही है। और सरकार में बैठे काफी सारे नेता भी डरे हुए हैं क्योंकि वो गवर्नर ओकावो के जैसा ही शिशु के आदमी के द्वारा मौत नहीं चाहते। और अब गोजो फुजितारो केंशिन की तरफ देख के कहता है कि पुलिस, विलेज, आर्मी, ये नेता, ये सभी लोग शिशु मकाओ के आदमी के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए तुम्हारे और मेरे जैसे हथियारों की जरूरत होती है। और वो क्योटो जाने से पहले केंशिन से ही पूछता है कि उन्हें पता है कि शिशु के आदमियों का अड्डा यहाँ पर कहाँ है। तो अगर वो आज जाना चाहता है क्योटो जाने से पहले
तो जा सकता है, जिस पर केंशिन हामी भरता है और कहता है मैं जरूर जाऊंगा। जिसमें मीसा उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। मीसा उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इजी के साथ यहीं पे रुके कुछ समय के लिए। और दूसरी तरफ देखते हैं कि शिशु के अड्डे पे उसका आदमी उससे माफी मांग रहा होता है, जहाँ पास में ही सीतो से और जीरो भी खड़ा होता है। वो आदमी उनसे कह रहा होता है कि केंशिन जंगल में कहीं गायब हो गया और उसके बाद वो उसे ढूंढ नहीं पाए। जिस पर सीतो सोजीरो के पूछने पर शिशु कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, फिर इतने लंबे टाइम के बाद ऐसे गर्म पानी में नहा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अपना मन बदल लूँ, इससे पहले उसे जाके ढूंढ लो। और वो आदमी सुनकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन सोजीरो उसको एक धमकी देता है कि अगली बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ उसका एक दूसरा आदमी उसके पास आता है जो उसे बताता है। जैसे सुनकर सीतो की आंखें खुल जाती हैं और उस शिशु से कहता है एक ऐसा आदमी जिसके गाल पे 2 निशान है और एक पुलिस वाला जिसके पास एक कटाना है इस अड्डे की तरफ आ रहे हैं। शिशु सुन के कहता है कि बिल्कुल मेरे पूर्व अधिकारी के जैसे ही हैं जो बिना बताए कहीं भी आ जाते हैं। और इसी तरह सोजीरो को ये भी कहता है कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ और सेंकाकू को कि युद्ध की तैयारी करे। जहाँ एक तरफ वो छोटा बच्चा मिसाओ की मदद से 2 कब्र खोद रहा था जब अपने माता पिता को दफनाने वाला था, लेकिन उसकी आंखों में बदले का जुनून काफी साफ दिख रहा था। वो बार बार सेंकाकू का नाम ले रहा था कि वो अपने हाथों से सेंकाकू मारेगा। और फिर कुछ समय बाद ही सोजीरो इन दोनों के सामने आ जाता है और इसकी आवाज सुनते ही केंशिन इसकी आवाज को पहचान जाता है कि इसकी आवाज उसने तब सुनी थी जब वो काबू मरा था और इसी ने उसको धमकी भी दी थी शिशु के बारे में। और पुलिस वाले को उसी टाइम बता देता है कि वही है जिसने काबू की हत्या की थी और उसे केयरफुल रहने के लिए भी कहता है। लेकिन सोजीरो ने कहता है कि आज मैं सिर्फ तुम लोगों का गाइड हूँ, तो तुम्हें शिशु के कहने पे उसके अड्डे तक लेके जाऊंगा। अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने दोनों हाथ भी दिखाता है कि उसके साथ कोई भी तलवार नहीं है और किसी भी तरीके से हथियार उसके पास नहीं है। उन्हें अंदर चलने के लिए कहता है जहाँ शिशु उसका वेट कर रहा था, लेकिन गोजो हंसते हुए कहता है कि साधारण से कुछ नहीं होगा और इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए। जहाँ पे हम शिशु को देखते हैं जो कि अपनी बात को पूरा लेकर अब पूरे मजे ले रहा है। जहाँ छुट्टी के बाद उसकी फ्रेंड उसे सागे पीने के लिए भी ऑफर करती है और उसी टाइम पे अपना केंशिन भी उस जगह पे आ जाता है, ये पूछते हुए क्या तुम ही हो शिशु माकोतो। और हम पहली बार देखते हैं शिशु को जो कि बहुत ही बैडएस लग रहा था, जिसके पूरे शरीर पे पट्टियां बंधी पड़ी थी। जहाँ शिशु से अपना रूट प्रेडेसेसर कह के बुलाता है और हामी भरता है कि हाँ वही है शिशु। जिसके जवाब में केंशिन हंसते हुए कहता है कि टेढ़े दोनों तरफ के लोग हैं तो इसका बुरा तुम्हें नहीं लगना चाहिए। वहीं गोजो सोजीरो से पूछता है कि तुम कैसे यहाँ शांति से खड़े हो जबकि तुम्हें पता है कि केंशिन सिर्फ एक ही मूव में शिशु को मार सकता है। लेकिन सोजीरो भी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा नहीं है केंशिन, वो ऐसा कभी नहीं जो एक सरप्राइज अटैक करे, जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देता केंशिन जैसे इंसान को। वहीं सीनो फोकस करते वापस मिसाओ और इजी पे, जहाँ पे इजी अपने भाई की स्वॉर्ड लेके कहीं जा रहा था। मिसाओ के पूछने बताता है कि वो जा रहा है शिशु के अड्डे पे बदला लेने के लिए। और मिसाओ कहने पे कि तुम्हारी बस की नहीं है, ये सुन के इजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, न मेरी जान बचेगी या नहीं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा या नहीं इस पे डिपेंड करता है। जब उसे रोकने में मिसा फेल हो जाती है तो उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। वो हिमुरा से माफी मांगती है कि मुझे उसने यहाँ पे रुकने के लिए कहा था, लेकिन मैं इसका साथ दे रही हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। और उसके पीछे इसका सिर्फ यही लॉजिक था कि अगर ओनिवाबिशो या आउशी भी मर जाता तो वो भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही झोंक देती बदला लेने के लिए। जहाँ ये बच्चा से कहता है ठीक है लेकिन मेरे रास्ते मत आना। ये सुनकर मिसाओ काफी गुस्सा भी आता है। ठीक इसी मोमेंट पे शिशु से केंशिन पूछता है तुम पूरे देश पे राज करना चाहते हो तो इस छोटे से गाँव पे जहाँ इतने कम लोग रहते हैं इस पे क्यों कब्जा किया तुमने। जिसके जवाब में शिनशियो सुट्टा पीते हुए बहुत आराम से उसे कहता है कि मैंने इस गाँव से इसलिए कब्जा किया क्योंकि यहाँ पे एक गर्म पानी तालाब थे जो कि मेरी जली हुई स्किन के लिए काफी अच्छी है और शायद यहाँ पे दूसरे भी ना आते, इसलिए मैंने इस पूरे गांव को ही अपना बना लिया। जैसे सुनकर केंशिन गुस्से में उससे पूछता है सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने इस पूरे गांव के लोगों को दहशत में रख रखा है। जिसे सुनकर शिशु हंसने लगता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और कहता है तुम उतने ही सीरियस हो जितना कि मैंने सुना था अफवाहों में। और अब शिशु बताता है रियल रीजन कि ये जगह एक मिलिट्री बेस बनने वाली है टोकाई रीजन के लिए। ऐसे उसे यहाँ के हॉट स्प्रिंग बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी रियल रीजन ये था कि यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। और केंशिन आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले गोजो से चुप कराता है और कहता है तो क्या इसका यूज करके तुम मेजी गवर्नमेंट से बदला लेना चाहते हो उन पट्टियों का जो तुम्हारे शरीर पर है, क्यों। और यहाँ शिनशिन से साइतो हाजिमे क्या कहता है जो कि कैप्टन है शिनसेंगुमी 3rd यूनिट का, और उसे कहता है तुम मेरे जैसे ज्यादा हो ना कि बत्तोसाई जैसे, और मुझे लगा था तुम शायद मुझे समझ पाओगे लेकिन मैं गलत था। और मेरा मोटिव बदला लेना नहीं है उन लोगों से जिनकी वजह से आज मैं इन पट्टियों में बैठा हूँ, बल्कि मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैंने कुछ ऐसी सीख जो कि मेरी आत्मा में बस चुकी है कि अगर तुम किसी भरोसा करोगे तो तुम धोखा खाओगे, अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान हटाओगे तुम मारे जाओगे। सामने वाले को पहले मार दो किससे पहले कि तुम्हें मार दे। और एक अच्छा इंसान कभी औरतों से दूर नहीं रहता। इस पर साइतो से कहता है तो तुम अपने सारे काम कभी छोटे लेवल पे भी कर सकते हो, तुम्हारे वजह से पूरे जापान में हड़कंप मचा हुआ है। ने सुनकर शिशु से कहता है कि तुम, मैं और बत्तोसाई
हम तीनों बाकुमात्सु से बचे थे। उसके बाद भी तुम मेरे अंदर की फीलिंग समझ नहीं सकते। एम्परर को उनकी जगह पे बिठाना, बाकुफू को खत्म करना, सारे जंगली लोगों को इस देश से बाहर निकालना, इस देश को बाहर के लोगों के लिए खोलना, इन्हीं सब आइडिया ने हमारे जैसे लोग को बनाया। लेकिन ये लेकर क्या आया? एक अफरा तफरी का समय जो कि 300 साल के सेंको पीरियड के बाद आया था। सात्सुमो, चोसो, टोसा सभी ने अपने झंडे के तले लड़ाइयाँ की, सभी कह के कि वही न्याय कर रहे हैं। इन सभी ने कई हजार लोगों की जान ली है और ऐसे टाइम में पैदा हुए आदमी को जितनी भी जगह मिल सकती है उन सभी पे रूल करना चाहिए। जहाँ पास खड़े शिशु के आदमी सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। शिशु में कहता है कि मेरी भी जान ले ही ली गई थी, लेकिन मैं किस तरह बच गया। मैंने अपने घावों को ठीक किया और तब मैंने नोटिस किया कि जो नरसंहार का टाइम खत्म हुआ था और ये डरपोक सी गवर्नमेंट जो बनी थी जिसे हम मेजी कहते हैं, एक घटिया सरकार है और से ज्यादा कुछ भी नहीं। और ऐसी कमजोर सरकार पे मैं अपने देश को नहीं छोड़ सकता और अगर नरसंहार का टाइम खत्म हो गया तो उसे वापस लाऊंगा। इसी के साथ ही वो अपने हाथ का सुट्टा भी तोड़ देता है जो दिखाता है कि कैसे जापान को तोड़ने वाला है। और इसी के साथ वो काफी तेज स्वर में कहता है कि मैं इस देश पे वापस अपना कंट्रोल लाऊंगा, इसे वापस से स्ट्रांग बनाऊंगा और सभी को न्याय मिलेगा जब ये देश मेरा होगा, मेरे राज में। लेकिन केंशिन उसकी बात बीच में काट के कहता है कि इस न्याय को मिलने के लिए वापस से खून बहेगा उन मासूम लोगों का जो कि शांति के टाइम पे रहते हैं। और इस साथ केंशिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए कि सिर्फ तुम्हारे न्याय पाने के लिए मैं मासूम लोगों का खून वापस नहीं बहने दूंगा, किशुमा को दो। ये सुनकर पास में खड़ा साइतो से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो, जिस पर साइतो हंसते हुए कहता है कि मेरे पास इतने सुंदर सुंदर शब्द नहीं है ये सब कहने के लिए, लेकिन मेरी किस्मत मुझे केंशिन के साथ ले आई है ताकि मैं शिशु को खत्म कर सकूं। लेकिन शिशु कहता है चीज कोई फर्क नहीं पड़ता हम लड़ते हैं या नहीं, और अगर हमें लड़ना ही है तो मैं उस सुंदर सी जगह को चुनूंगा जहाँ हर तरफ सुंदर सुंदर फूल ही है, वो जगह क्योटो है। लेकिन अगर तुम सच में लड़ना ही चाहते हो। और इसी तरह शिशु जमीन पे हाथ मारता है जिसे तोड़ते हुए वहां से सेंकाकू निकलता है जिसे वो सेंगेत्सु का राज करने वाला बताता है और कहता है यही है तुम्हारा अपोनेंट। ये समझ जाता है यही था जिसने इजी के माँ बाप और उसके भाई को मारा। और इसी के साथ इनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। यहाँ सबसे पहला वार सेंकाकू करता है। ये दोनों समझ जाते हैं काफी ज्यादा तेज है, लेकिन सेंकाकू हंसते हुए कहता है कि मैं तेज नहीं हूँ बल्कि तुम लोग बहुत स्लो हो। जिसे देखकर सीतो कहता है कि इतना भी मुश्किल नहीं था। सेंकाकू भी देखे काफी खुश था, उसने पहले वो में इन दोनों को निपटा दिया है। न काफी ज्यादा धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके हटने के बाद हम देखते हैं कि केंशिन ने अपनी तलवार से उसको रोक लिया है और उससे कहता है कि शिशु खत्म करने से पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा क्योंकि तुमने ईजी के माँ बाप को मारा था। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी ब्लेड के अंदर घुसा देता है जिसके अंदर क्रैक आ जाता है। लेकिन ये सुनकर सेंकाकू हंसने लगता है तुम मुझे खत्म करोगे। अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जैसे केंशिन साइड हट के डॉज कर पाता है। वही सामने से सेंकाकू किसी पागल हाथी की तरह इस पे लगातार बहुत सारे अटैक करता रहता है, ये कहते हुए कि मैंने अभी तक 99 लोगों की जान ली है और तुम मेरे 100वें होने वाले हो। वही पास खड़ा साइतो से कहता है सिर्फ 99 लोग, इस पे तो इतना गर्व नहीं करना चाहिए। वही केंशिन भी उसके अटैक को डॉज करके ठीक उसके पीछे आ जाता है जिसे देखकर वहां खड़े लोग भी समझ जाते हैं कि वही फेमस स्पीड है जिसका उन्होंने सुना था बत्तोसाई के बारे में। वहीं केंशिन के बार बार इस अटैक को डॉज करके उसके ठीक पीछे आ जाने पर सेंको उसने मजे लेते हुए कहता है तो क्या बत्तोसाई से पीछे से ही वार कर सकता है, क्या वो इतना डरपोक है। और इसी के साथ भी सेंको सेम उसी टेक्निक का यूज करता है और बत्तोसाई के पीछे आ जाता है। लेकिन केंशिन कहता है ये कोई गर्व करने वाली चीज नहीं है कि तुम भी ये कर सकते हो। लेकिन सेंकाकू कहना था ये कोई प्राउड करने वाली चीज नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी स्पीड इक्वल है और मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। और इसी के साथ वो ऐसा अटैक करता है कि वहाँ की जमीनों में दरार आ जाती है। अपने सभी अटैक के साथ चिल्ला रहा होता है कहते हुए कि मैं तेज हूँ, ताकतवर हूँ और बहुत ही खतरनाक हूँ और मेरी कोई कमजोरी नहीं है। इसी के साथ वो अपने एक स्पेशल अटैक भी करने वाला होता है जिसमें उसकी मूवमेंट इतनी तेज हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सारी तरफ से ब्लेड आ रहा है और उसे डॉज करना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे केंशिन हवा में जंप करके काफी मुश्किल से बचता है। काफी सारे खतरनाक अटैक करने के बाद भी बत्तोसाई बस उसे बार बार डॉज कर रहा था और इसके लिए सेंकाकू से ताने मारता है। वो दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं और बार बार केंशिन उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। सीतो भी अब साइतो से मजे ले रहा था, ये कह के कि हिमोरा ने अभी तक एक भी अटैक नहीं किया है बल्कि पूरे टाइम बस भाग रहा था, तुम क्यों ना उसकी जाके मदद करो। लेकिन साइतो कहता है तुम जरूर मजाक कर लोगे, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं दुश्मन के सामने अपने सारी शॉर्ट टेक्निक का यूज करके उन्हें अपने सारे राज बता दो। इसी के साथ वो ये एक्सप्लेन करता है कि शिशु ने काफी देर तक बहुत बकैती की, लेकिन जब से लड़ाई चालू हुई है वो काफी ध्यान से अपने दुश्मन को देख रहा है, जैसे उसके सारे मूव्स को पढ़ रहा हो और सीख रहा हो कि आखिर वो कैसे अटैक करता है, कैसे डॉज करता है, उसकी क्या डिफेंस है। हम देखते हुए कि शिशु काफी ध्यान से केंशिन के मूव्स को पढ़ रहा है और ये चीज बत्तोसाई ने भी नोटिस कर ली और इसीलिए जानू से कोई भी अटैक नहीं कर रहा बल्कि अपने दुश्मन को इस तरह से उलझा रहा है कि वो खुद को ही खत्म कर ले। जब हम केंशिन को देखते हैं कि समय आ गया है और यहीं पे एंगो के भी टांगे हिलने लग गई थी और अपने फाइनल अटैक की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी एकदम से केंशिन गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड का एक बहुत ही मामूली सा अटैक उसके पैर पे करता है जिसका उसका पैर टूट जाता है और जमीन पे गिर जाता है। सेंगाओ को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या और उसका पैर कैसे हालत कैसे हो गई। तब केंशिन उसे बताता है
कि तुम ठीक उसी स्पीड से मूव कर रहे थे जिससे कि मैं, लेकिन जब भी तुम टर्न लेते थे तुम्हारे पैर पे बहुत ही ज्यादा जोर पड़ता था, क्योंकि तुम्हें पता नहीं लगता था। लेकिन सेंगाकू उससे कहता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं। केंशिन उसे एक्सप्लेन करता है कैसे वो दोनों सेम स्पीड में मूव कर रहे थे, लेकिन दोनों का वेट बहुत ही अलग था और इसीलिए उस पर पड़ने वाला दबाव भी बहुत ही ज्यादा है। जब सेंगाकू दर्द से करा रहा था, लेकिन कह रहा था कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है। लेकिन तभी पीछे खड़ा साइतो से समझाता है कि तुम ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों की स्पीड सेम है, जबकि धीरे करके बत्तों से अपनी स्पीड बढ़ा रहा था और इसी उसे पता नहीं लग रही थी। और इसी वजह से इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ाने की वजह से उसके नॉर्मल वेट से ज्यादा जोर उसके पैरों पे पड़ रहा था। और हंसते हुए कहता है कि तुमने आज से 99 लोग की जान ली है, लेकिन 100वें तुम खुद होने वाले हो। जहाँ सोजिरो कहता है इस लड़ाई को एनालाइज करने का सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब सेंगाकू उनसे माफी मांगते कहता है कि 99 लोग तो सिर्फ मैंने से झूठ नहीं कहा था, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन केंशिन कहता है कि तुम्हारी वजह से इजी के माँ बाप मरे थे, जिनकी लाशें वहाँ पेड़ पे लटकी थी। जहाँ शिशु बीच में बोलने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम वैसे भी कोई जीत नहीं सकते, लेकिन तुम बिना एक भी मूव बत्तोसाई का दिखाई हार जाओगे, इसके लिए मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। और इससे सेंगाकू को एक आखिरी मोटिवेशन मिलता है, अपनी बॉडी को काफी ज्यादा फुला लेता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। वहीं केंशिन अपना पहला नेम अटैक करता है जिसका नाम था हिते मित्सुगुरी रियो शेजुन, और इसी के साथ वो सेंगाकू को पेल के रख देता है। और आज का वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको रुरोनो केंशिन का ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप हमारी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही आपको अगर पुराने एपिसोड देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको और आने वाले वीडियोस के लिए भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए।